विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए चैप्टर रानी पद्मिनी के इतिहास का दूसरा चरण चलेगा। रानी पद्मिनी की कहानी क्या थी, रानी पद्मिनी की जो कहानी है किन लोगों ने इस कहानी को सत्य माना है, आज हम उस चीज़ सबको हम देखेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ देखो, रानी पद्मिनी का इतिहास। आप किसका इतिहास पढ़ रहे हो बच्चों? ये कौन है? ये रानी पद्मिनी का इतिहास है। रानी पद्मिनी के इतिहास को सत्य मानने वाले राइटर यानी पहलो इतिहासकार कौन हो, दूसरो इतिहासकार कौन हो, तीसरो इतिहासकार कौन हो और चौथो इतिहासकार कौन हो। अब पहलो इतिहासकार अबुल फजल को नाम आता है। अबुल फजल आपने अकबर के समय में अबुल फजल एक इतिहासकार हो, किताबें लिखतो, बड़ी बड़ी किताबें लिखतो। अबुल फजल ने किताब लिखी थी और अबुल फजल की किताब को नाम है आईने अकबरी। काई नाम है बच्चों? आईने अकबरी नाम है इसका। अबुल फजल की किताब का नाम आईने अकबरी है। मुनोत नैणसी री ख्यात। आज दूसरी किताब है बच्चों, और मुनोत नाम से एक इतिहासकार और राजस्थान को रेबड़ो हो, राजस्थान को मुनोत नैणसी री ख्यात किताब लिखी। ये मुनोत नैणसी री ख्यात के अंदर रानी पद्मिनी रो इतिहास पूरो लिखो गयो है। अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी थी। आईने अकबरी में रानी पद्मिनी को इतिहास लिखा हुआ है। पहला राइटर कौन है? अबुल फजल है। दूसरो मुनोत नैणसी री ख्यात है। और अगर मैं तीसरा राइटर की बात करूं बच्चों, तो तीसरो जो राइटर है वो कर्नल टोड को नाम आप जरूर सुने हो। कर्नल टोड वो इंग्लैंड को निवासी हो, ब्रिटेन भी कहवा इंग्लैंड में। और कर्नल टोड ने भी रानी पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता को बिल्कुल सत्य कहानी बताया है। और अगर चौथी बात हम करें तो इतिहास के अंदर बच्चों आपने ध्यान हुई कि रानी पद्मिनी का इतिहास पद्मिनी के नाम से एक किताब लिखी गई है, पद्मावत। कौन सी किताब है बच्चों? ये पद्मावत किताब है। अब पद्मावत किताब कौन लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। अगर आपने सुना होगा शेरशाह सूरी को नाम, शेरशाह सूरी के समय काल में आ किताब लिखी गई थी। कौन सी किताब है? पद्मावत। तो अरे चार बातें मैंने आपको बताई। पहलो अबुल फजल है, दूसरो मुनोत नैणसी री ख्यात है, तीसरो कर्नल टोड है और चौथी पद्मावत है। एक एक टिक करके मैं चार इतिहासकारों का नाम वापस नोट करा रही हूँ बच्चों। पहलो नाम है अबुल फजल, दूसरो है मुनोत नैणसी, तीसरो है कर्नल टोड, चौथे में मैं टिक करूँ तो मलिक मोहम्मद जायसी। चार इतिहासकार है। ये चार इतिहासकार कहता है कि रानी पद्मिनी की कहानी बिल्कुल सच्ची है। अब वास्तव में रानी पद्मिनी की कहानी क्या है? रानी पद्मिनी की कहानी को आज हम जो है विस्तार से हम देखेंगे कि रानी पद्मिनी की कहानी क्या होती है। तो रानी पद्मिनी की कहानी की शुरुआत हम करते हैं बच्चों। उसको जो है रानी पद्मिनी की कहानी कुछ इस तरह से है कि भारत के अंदर एक श्रीलंका का नाम आप सब बच्चे जानते हैं। श्रीलंका की जो रहने वाली थी वो पद्मावती थी। एक बार मैं इसको मिटा दूं। अब मैं रानी पद्मिनी की कहानी को पूरा मैप बना रहा हूँ कि रानी पद्मिनी जो थी वो कहाँ रहती थी और किस तरह से रानी पद्मिनी भारत के राजपूताना में आई थी। कहाँ आई थी बच्चों? राजपूताना में। रानी पद्मिनी का जो प्रवेश हुआ था वो राजस्थान में राजपूताना में किया आई वो। इस चीज़ ने आज आप डिस्कस कराला। अब देखो यहाँ ध्यान से, इंडिया रो नक्शो है यो और अटा है बच्चों श्रीलंका। कन्याकुमारी और रामेश्वर जो है उसे भी बहुत दूर है श्रीलंका। और अपना राजस्थान जो है सबसे प्यारो रंगीलो राजस्थान, जिन्हें प्राचीन काल में कहीं कहता राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपूताना कहलाता था ये।
राजपूताना में आ जगह जो ये अटक कौन राजा वो चित्तौड़, यहाँ का राजा कौन था बच्चों? चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था। और रतन सिंह का विवाह किससे हुआ था? रतन सिंह का विवाह रानी पद्मनी से होता है, पद्मनी। अब पद्मनी कहाँ की रहने वाली थी? तो बच्चों पद्मनी श्रीलंका की रहने वाली थी। कहाँ की? रानी पद्मनी ये श्रीलंका की रहने वाली थी। श्रीलंका से अब राजपूताना पहुंचना इसका, राजस्थान में इसका पहुंचना, यहाँ इतनी दूर से इतनी दूर आकर रतन सिंह के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, जरूर कुछ ना कुछ एक कहानी है ये, कुछ ना कुछ जो है ऐसी कहानी है। और इस कहानी में हम देख रहे हैं, देखो बच्चों, रानी पद्मनी के पिता का नाम, रानी पद्मनी के पिता का नाम क्या है? गंधर्व सेन है। पिताजी का कई नाम है बच्चों, गंधर्व सेन है। रानी पद्मनी की माँ का नाम चंपावती है। क्या नाम है? चंपावती। माँ का नाम क्या है? चंपावती है। रानी पद्मनी श्रीलंका में रहती थी और श्रीलंका में ही उनके पिताजी भी रहते थे और श्रीलंका में ही जो है इनका पूरा परिवार निवास करता था। अब बात ऐसी है कि रानी पद्मनी के महला के अंदर एक तोतो हो बच्चों, और वो तोतो जो है वो प्रशिक्षित हो। वो तोतो जो जाना आपा बात कर रहा यानी वो भी बात करतो, तो वो प्रशिक्षित हो और वो पिंजरा में कैद हो। एक दिन किसी कारणवश क्या हुआ कि किसी कारणवश ऐसा होता है, और मैप थोड़ा तो ऐसे ही बने हो बच्चों, कोई बात नहीं। किसी कारणवश जो है वो पिंजरो जो है वो पिंजरो खुल्लो छोड़ दिया यार, वो तोतो बटो उड़ के और उड़ जा। तो श्रीलंका से तोतो उड़ते जा तो तोतो जो है वो की का हाथ लग जा, वो एक शिकारी के हाथ में आ जावे। तोतो की के हाथ में आयो बच्चों, एक शिकारी के हाथ में तोता लग गया। अब कई हुआ बच्चों की जो वो तोतो शिकारी के हाथ में लग गयो, तो शिकारी भी तोता ना कहीं करो, ब्राह्मण ने बेच दियो। अब वो ब्राह्मण जो है वो दक्षिण भारत से अट बीच में मैंने कल आपने बताई थी एक रेखा है, उस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तर भारत कहलावा और नीचे वाला जो है ये दक्षिण भारत कहलाता है। कौन सा भारत? दक्षिण भारत से। तो जो एक तोतो, इस तोता को नाम कई नाम हो बच्चों, हीरामन तोता था। ये कौन सा तोता था? हीरामन तोता था। यह तोता किसके हाथ लग गया था? ये एक ब्राह्मण के हाथ लग गया था और ब्राह्मण इस तोते को ले गया राजपूताना में। कौन सी जगह ले गया बच्चों? राजा रतन सिंह के पास में ले गया। राजा रतन सिंह ने इस तोते को खरीद लिया था। राजा रतन के तोतो जो बोलते थे बहुत मीठो लागते थे, सबने प्यारो लागतो थो। ब्राह्मण जो थो तोता ने 1 लाख रुपया में राजा रतन सिंह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? राजा रतन सिंह को सौंप दिया। अब बच्चों राजा रतन सिंह को सौंप दिया। एक दिन राजा रतन सिंह अपने निवास कक्ष के अंदर भोजन ग्रहण कर रहा था और तोतो जो थो रानी पद्मनी का बखान करा था कि मैं जो है श्रीलंका का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? तोतो जो है वो बोल रहे थे कि मैं श्रीलंका का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक रानी पद्मनी है। रानी पद्मनी के रूप और सौंदर्य की व्याख्या करी। कौन व्याख्या करी बच्चों? वो हीरामन तोतो व्याख्या करी और पूरी रानी पद्मनी के सौंदर्य की व्याख्या करी कि रानी पद्मनी जब पानी पीवे तो भी गला में से भी पानी दिखा हुआ, इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है, इतनी सौंदर्य है। उसका रूपमान पूरे इंद्र की जो परियां है वे भी पीछे छोड़ देवा है, यानी इतनी जो वो सौंदर्यवान है। तोता की बात सुन के राजा रतन सिंह के मन में एक ख्याल आया और वो रानी ने एक बार देखो जरूरी है रानी कि ऐसी जो पूरे इंद्रियों से भी ज़्यादा सुंदर, इंद्रियों की परियों से भी ज़्यादा ऐसी सुंदर रानी ने तो ऐसी सुंदर रानी से ही अपना विवाह करना है। और एक पूरी प्लानिंग बना पूरे राजा रतन सिंह कड़े को राजा है बच्चों, और राजा रतन सिंह चित्तौड़ को राजा है। अब राजा रतन सिंह ने पूरी प्लानिंग बनाई और उत्तर भारत से उसने चलना घोड़े पे सवार होके
और रानी पद्मिनी से विवाह करने के लिए, किससे, रानी पद्मिनी से विवाह करने के लिए यहाँ से घोड़े पे सवार होके यहाँ से रवाना हो गया। उत्तर भारत से घोड़े पे सवार होके रवाना हो गया, यहाँ से कर्क रेखा को पार किया, महाराष्ट्र होता हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु, रामेश्वर, कन्याकुमारी, और कहाँ पहुँच गया ये श्रीलंका पहुँच गया। कौन सी जगह पहुँचा, श्रीलंका पहुँचा। अब बच्चों श्रीलंका में जहाँ रानी पद्मिनी रहती थी और पद्मिनी का जो महल बना हुआ था उसके सामने एक डूंगरी बनी हुई थी। डूंगरी पे उसने अपनी एक कुटिया बना ली थी और कुटिया बना के उस कुटिया के अंदर ही वो एक सन्यासी जीवन का व्यतीत करने लगा। सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा कौन, राजा रतन सिंह। अटले रानी पद्मिनी रो महल थो, रानी पद्मिनी खिड़कियाँ खोलती तो सामने सन्यासी नजर आता और रात दिन जो है तपस्या करता। रतन सिंह जो है वो आध्यात्मिक दर्शन में लीन हो गया था। ओम नमः शिवो का जाप करता, ओम नमः शिवो को जाप करता और जाप करता ही रहता वो जाप करता करता 1 साल बीतिया, 2 साल बीतिया, 3 साल बीतिया, 4 साल बीतिया, 5, 6, 7 करता करता 12 साल बीत गया। रानी पद्मिनी रोज को वही को नित्य को कर्म जो थो नित्य आती व मेला की खिड़कियाँ खोलती, देखती सामने तो सन्यासी ने 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, 5, अरे 12 साल हो गया। सन्यासी रोज रतन सिंह जो है वो अपनी दैनिक प्रतिक्रिया, सुबह उठता और फिर पूजा में लगता। ये सारी घटनाओं से रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह से प्रभावित हुई और अपने पिता गंधर्व सेन ने बोली रानी पद्मिनी की आपने पिताजी आपने तो पता ही नहीं कि अपने सामने डोंगरी पर एक सन्यासी ने 12 साल हो गया तपस्या करता ना, और सन्यासी को एक दिन दरबार में बुलाओ और उसके ज्ञान की परिचर्चा लो। अब गंधर्व सेन जो थे वो रतन सिंह की कुटिया में गए। रतन सिंह को वहाँ प्रस्ताव रखा कि आप हमारे दरबार में आइए, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वहाँ गंधर्व सेन और राजा रतन सिंह की दोनों के बीच में आपस में वार्तालाप होती है। बच्चों क्या होती है रे बच्चों, वार्तालाप होती है। अब वो वार्तालाप हुई, गंधर्व सेन राजा रतन सिंह से इतना प्रभावित हुआ कि गंधर्व सेन ने कहा कि आप इतना बड़ा राजा हो, जो राजपुताना के राजा हो, आप यहाँ आके इतनी बड़ी तपस्या करी, आप जो है आप राजा हो, मैं एक गंधर्व सेन श्रीलंका को राजा हूँ, मैं अपनी बिटिया पद्मिनी को जो वैवाहिक प्रस्ताव रखना चाहूँ, आपने मंजूर है या नहीं है। राजा रतन सिंह तो आयो ई वास्ते ही हो बच्चों, भी को ई वास्ते ही तो वो 12 साल तक तपस्या कर रही हो कि मैंने तो रानी पद्मिनी जो है उस पर मोहित हो गए हो रतन सिंह। अब रतन सिंह और ई तरह से ई सारी घटनाओं से कई हो बच्चों कि रानी पद्मिनी का विवाह किससे हुआ, राजा रतन सिंह के साथ हो गया। किसके साथ हो गया, राजा रतन सिंह के साथ हो गया। आज सारी घटना की में लिखी है बच्चों, पद्मावती में लिखी हुई है। पद्मावती एक किताब है और आ किताब किसने लिखी थी, ये किताब मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये किताब लिखी थी बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में किताब लिखी गई थी। की के शासनकाल में लिखी गई, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती यानी रानी पद्मिनी का इतिहास बताया था। और इस तरह से रानी पद्मावती और रतन सिंह को विवाह होता है। फिर यहाँ से विवाह होने के बाद रतन सिंह और रानी पद्मिनी कहाँ आ जाते हैं, चित्तौड़ के महल में आ जाते हैं, अपने अपने महल में आ जाते हैं। अब मैं इन्हें मिटा दूं बच्चों और इसके आगे की कहानियाँ पर शुरू करते हैं। अब रानी पद्मिनी और रतन सिंह कहाँ पहुँच गए, वो चित्तौड़ के महल में पहुँच गए। यो बच्चों आप चित्तौड़ के इतिहास में रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह का इतिहास देख रहे हो। अब यहाँ ये देखिए मैंने यहाँ एक महल बनाया और ये कौन सा महल है, ये चित्तौड़ का महल है। चित्तौड़ के महल का पहले भी हमने बात की थी। चित्तौड़ के महल में कितना दरवाजा था, 7 दरवाजा था। चित्तौड़ के महल में रानी पद्मिनी
जो महल तो यहाँ पे रानी पद्मिनी का महल है। चित्तौड़ के अंदर दरवाजा कितना बताया मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7 दरवाजा बताए। यहाँ काली माता को मंदिर है, यहाँ पे मीराबाई को मंदिर है, यहाँ पे राजा रतन सिंह का महल है, यहाँ पे रानी पद्मिनी का महल है, यहाँ पर विजय स्तंभ है, और भी मैंने आपको कई चीज़ें बताई। ये समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। अब रानी पद्मिनी अपने महल में आ गई थी, और यहाँ रतन सिंह भी क्या आ गए थे, रतन सिंह भी यहाँ महल में ही थे। अब कहानी अपन यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। अब यहाँ एक पास में एक महल था जहाँ दरबार लगता था। यहाँ पे क्या लगता था, दरबार लगता था। ये दरबार किसका लगता था, ये रतन सिंह का दरबार लगता था यहाँ पे। ये कौन है बच्चों, ये राजा रतन सिंह है। ये यहाँ पे इनके मंत्री विराजमान रहते हैं। यहाँ पे कौन विराजमान रहते हैं, मंत्री। यहाँ वित्त विभाग का मंत्री है, यहाँ विदेशी विभाग का मंत्री है, यहाँ पत्राचार विभाग का मंत्री है, यहाँ आय और व्यय का मंत्री है, यहाँ राजस्व विभाग का मंत्री है। अलग अलग मंत्री सब राजा रतन सिंह से सलाह करते थे। राजा रतन सिंह का अगर इस तरह करें तो ये दाहिना और ये बायां, यहाँ बड़े बड़े 2 और मंत्री विराजमान होते थे। तो अब रोज राजा रतन सिंह अपना दरबार लगाता है, और दरबार के अंदर राजनीति चलती थी। और एक दिन पद्मिनी जो थी, पद्मिनी ने एक राजा रतन सिंह के सामने प्रस्ताव रखियो कि मैं सबने जो राज्य की जितनी भी जनता है मैं दान पुण्य करना चाहूँ। अब दान पुण्य करने का समय था। अब सब जो है राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी को खूब सारा जो है गरीब लोगों ने बांटवा के लिए कपड़ा वगैरह और चावल है, गेहूं है, सब सामग्री लाके रानी पद्मिनी और उनके पद्मिनी के पीछे जो सैनिक जो होता है दरबार के राज्य के, वो सैनिका के साथ रानी पद्मिनी वो दान पुण्य कर रही थी। बच्चों क्या कर रही थी, वो दान पुण्य कर रही थी। और उनके दान पुण्य का वो दान पुण्य कर रही थी। जितना भी ब्राह्मण है, जो गरीब है, निसहाय है, जो विधवा है, जो या फिर किसी की कोई आय नहीं है, जो कमा नहीं सकता है, जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को, निसहाय लोगों को, जिनकी आय सिस्टम कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को वो दान कर रही थी। क्या कर रही थी, दान कर रही थी बच्चों। एक एक करके सारे लोग आ रहे थे। ब्राह्मण छोटे बड़े सब लोग आए, ब्राह्मण भी खूब सारे आए। एक ऐसो ब्राह्मण आयो सबसे अंतिम में, जिसको नाम हो बच्चों राघव चेतन नाम हो। ब्राह्मण को कई नाम हो बच्चों, ब्राह्मण का नाम क्या है, इस ब्राह्मण का नाम राघव चेतन था। क्या नाम था बच्चों, राघव चेतन नाम था। अब राघव चेतन जो था वो रानी पद्मिनी के सौंदर्य का उसके रूप को देख लिया था। रानी पद्मिनी के रूप को देखकर वो वही मूर्छित हो गए। तो आसपास में जितना भी लोग खड़े आ रहे और राघव चेतन रानी पद्मिनी ने देखे मूर्छित क्या हो गए। और अब बात सब जगह फैल गई, पूरे दरबार के अंदर, पूरी राजनीति में फैल गई। राघव चेतन कौन हो बच्चों, ये एक ब्राह्मण हो, और वो रानी पद्मिनी के रूप को इसने, सौंदर्य को इसने देख लिया था। और देखते ही ये मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा था। और नीचे गिर पड़ने से सभी लोगों को ये शंका हो गई कि राघव चेतन के मन में जरूर कोई खोट है भाई। अब राघव चेतन ने दरबार में पेश करियो। राजा रतन सिंह ने फरमान निकालियो कि राघव चेतन जो मंदिर के अंदर बैठा जाओ, उनको राघव चेतन को अरेस्ट करके दरबार में पेश किया जाए। कहाँ पेश किया जाए, दरबार में पेश किया जाए। राघव चेतन को कहाँ लेके आ गए बच्चों, इस राघव चेतन को दरबार में लेकर आ गए। अब दरबार में लेके आने के बाद ये राघव चेतन जो था, राघव चेतन को कहा भाई देखो पूरे दरबार के अंदर ऐसी बातें हो गई जो हमारी रानी को शोभा नहीं देती है। और हम जो यहाँ इस राज्य के, चित्तौड़ राज्य के हम जो हैं यहाँ के राजा हैं, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अब ये आपको शहर छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं पे, नहीं तो इस तरह जो है एक मान सम्मान की बात है। और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप अब यहाँ नहीं रहो तो ही अच्छा है। राघव चेतन ने कहा कि आप मेरा घोर अपमान कर रहे हो,
मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। राघव चेतन कह रहा है कि आप मेरा घोर अपमान कर रहे हो, मैं चित्तौड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे ऐसा फरमान निकालते हो तो आप अपनी दुर्दशा के लिए भी तैयार रहना। राघव चेतन उल्टो रतन सिंह ने चेतावनी दे दी कि मैं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। राघव चेतन रतन सिंह ने कहा कि तुम चित्तौड़ छोड़ के चले जाओ। इस बात पर राघव चेतन इतनो गुस्सो हो बच्चों, राघव चेतन इतो गुस्सो हो कि राघव चेतन कई करियो बच्चों, चित्तौड़ छोड़ के और सीधो कटे चले हो, दिल्ली में चले गए हो। कहाँ चला गया ये? चित्तौड़ से दिल्ली चला गया, और चित्तौड़ से दिल्ली कितना 292 मील दूरी पर स्थित है। राघव चेतन अपनी झोली डाल के और दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गया था ये? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया था। अब बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचने पर इसने पूरी दास्तान अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई। अलाउद्दीन खिलजी के भी एक दरबार लागया करा बटे दिल्ली के अंदर, और वो दिल्ली में जो दरबार लागया करा उस दरबार के अंदर क्या हुआ बच्चों? राघव चेतन ने कहा कि श्रीलंका की एक रानी इतनी सुंदर है, इतनी रूपमान है, इतनी सौंदर्य है, और सारी बखान करी अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी के मन के अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि रानी पद्मिनी से तो मेरा निकाह होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी एक मुसलमान हो, वो इससे विवाह करवा चाहते तो कि अब रानी पद्मिनी पर अब हमारा अधिकार होगा। इस तरह कहानी जो है वो राघव चेतन, मेन व्यक्ति राघव चेतन से शुरू होती है, और राजा रतन सिंह के श्रीलंका जाना, वहाँ पर रानी पद्मिनी से विवाह करना, फिर लौटकर वापस चित्तौड़ में आना, उसके बाद रानी पद्मिनी का सभी लोगों को दान पुण्य करना, और दान पुण्य में और राघव चेतन का बीच में आना। राघव चेतन रानी पद्मिनी ने देख कर और वहीं उसकी आँखें चक्कर खाना, नीचे पड़ जाना, और जो है राघव चेतन ने फिर भरी पूरे दरबार में जनता के सामने धक्के लगा के उसको चित्तौड़ से बाहर भेजना। फिर राघव चेतन के मैं तेरे राज्य का सर्वनाश करूँगा। ये सारी बातें राघव चेतन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने सारी बातें बताई। अलाउद्दीन खिलजी ने बोले अब तो रतन सिंह नहीं बचेला, अब राजपूताना पर मेरा ही अधिकार होगा। अलाउद्दीन खिलजी पहले ही अपना एक लक्ष्य बना रखे तो अलाउद्दीन खिलजी पहले ही अपना एक लक्ष्य बना रखे तो बच्चों, वो कई लक्ष्य बना रखे हो कि पूरी उत्तर भारत पे पूरा राजपूताना पे मेरा अधिकार होगा और दक्षिण पे भी मेरा अधिकार होगा। तो इस तरह से कहानी शुरू हुई है। अब इसके आगे की घटनाओं को हम देखेंगे कि आगे कौन सी घटना होती है। बच्चों ये आप चित्तौड़ का इतिहास और रानी पद्मिनी का इतिहास देख रहे हो। ये क्या है बच्चों? ये रानी पद्मिनी का इतिहास चल रहा है। अब यहाँ से देखो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, अब एक कहानी शुरू हुई। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पहुँच गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास में दिल्ली का ये सम्राट था। अलाउद्दीन खिलजी के पास में राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास में आ गया। अब राघव चेतन ने अपनी सारी कथा अलाउद्दीन खिलजी को बखान कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से एक फरमान भिजवाया। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी, अब जो सम्राट है ये दिल्ली दरबार के अंदर ये दरबार लगा हुआ है बच्चों। ये इनके मंत्री बैठे हैं, यहाँ पे मंत्रियों की सीट है। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी है। ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ सभी मंत्रियों से सलाह मशवरा किया, और यहाँ से क्या एक कपड़े पर, एक रेशमी के कपड़ा होता है, उस पर मुसलमान लोग फरमान लिखते थे। पहले ऐसे कलम पेन वगैरह चलती नहीं थी बच्चों। पहले क्या है कि एक मोटी एक लकड़ी की कलम आती थी, एक स्याही होती थी, उसमें डुबो के कपड़े, सूती कपड़ा होता था, उस पर फरमान लिखते थे। अब फरमान में क्या लिखा? एक फरमान भिजवाया था चित्तौड़ में, और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास में ये फरमान जाके पहुंचा था। राजा रतन सिंह को ये कहा कि फरमान में ये कहलवाया था कि हम दिल्ली के सम्राट हैं, आप हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, आप हमारे मित्र बन जाइए, आप हमारे साथ मित्रता का व्यवहार रखिए, और हम जो हैं रानी पद्मिनी जो आपके यहाँ पर है वो अंतपुर में हमारे दिल्ली की महारानी बनेगी। अब दिल्ली की महारानी बनेगी, अब ये हमेशा ही दिल्ली में रहेगी। फरमान में कुछ इस तरह लिखकर भिजवाया गया था।
और वो फरमान किसके पास पहुंच गया था? वो राजा रतन सिंह के पास पहुंच गया था बच्चों, राजा रतन सिंह के पास पहुंच गया था। अब यहाँ देखो फरमान जो है चित्तौड़ में रतन सिंह फरमान पहुंचा था, और जब रतन सिंह को इस बात का पता चला तो रतन सिंह ने वो उल्टो जवाब भिजवाया। रतन सिंह ने भी एक फरमान भिजवाया था। रतन सिंह ने अपने दरबार से एक कपड़े पे फरमान लिख के भिजवाया कि जिस तरह की बात तूने की है हम तेरे को युद्ध के मैदान में देख लेंगे, अगर तुम दिल्ली के सम्राट हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम उसको कभी भी नहीं बख्शते, उसको जेल में बंद कर दे, उसको लंबी लंबी सजाएं देते। जिस तरह से फरमान में जो प्रतिक्रिया हुई, एक दूसरे की प्रतिक्रिया हुई। अटल अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान भिजवाया, एक फरमान भेजो। अटल रतन सिंह ने वो कभी भी रानी पद्मिनी का जो सम्मान को जो ठेस पहुंचाएगा उसको कभी भी नहीं, कभी उसको जो है नहीं छोड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ भी फरमान भेज दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम जो है लड़ाई करनी है, तुमको चित्तौड़ तुम्हारे लिए स्वागत है, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हैं। राजपूत अपना सिर कटा सकते हैं, राजपूत अपना सिर नहीं झुका सकते हैं, ये राजपूतों की परंपरा है। और आप सभी लोग बच्चों सभी अच्छे से जाने हो कि राजपूतों को देखो, राजपूतों को इतिहास में सब लोग मुसलमानों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, बलिदान हो गए। राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जो को इतिहास जब तुम पढ़ोला तो तुम्हारे जो है तुमको इतना अच्छा लगेगा, इतना कि वास्तव में ऐसे राजपूत योद्धा हमारे राजस्थान में जन्म लिया था। ऐसी राजपूत वीरांगनाएं जो वीरांगनाएं हुई थी जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपने आप को आहुति दे दी थी, बलिदान दे दी थी। ये वीरांगनाएं कौन है? ये राजपूत वीरांगनाएं होती थी। रानी पद्मिनी के साथ भी ऐसा ही होगा बच्चों। आपने रानी पद्मिनी का इतिहास कभी सुना होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ तक की कहानी है कि पहला फरमान इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, और पहला फरमान ही अपने इधर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने उल्टा इसको अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। और पहले फरमान तक तो सब बात ठीक रही। अब आगे की घटनाओं को हम देखें। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा फरमान भेजा था। अब बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा फरमान? दूसरा फरमान भेजा। दूसरा फरमान भेजा अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबार लगा है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ये इनके मंत्रीगण बैठे हैं, यहाँ पे मंत्रिमंडल है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरा फरमान भेजा, और दूसरे फरमान के अंदर ये कहलवाया दूसरे फरमान। ये फरमान कहाँ भेजा गया बच्चों? ये चित्तौड़ में राजपूताना में भेजा गया था। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के दरबार में ये फरमान पहुंचा था। और इस दूसरे फरमान में कहा गया कि अच्छा ऐसा करो कि अगर रानी पद्मिनी को तुम हमारे अंतःपुर में या दिल्ली में नहीं भेजना चाहते हो, कोई बात नहीं, मत भेजो। तुम ऐसा करो कि हम जो हैं चित्तौड़ की यात्रा पर आएंगे, राजपूताना के महलों को देखेंगे, वहाँ की सौंदर्य कला को देखेंगे, तब तुम जो है हमें रानी पद्मिनी का एक दर्पण में ही एक झलक दिखा देना। हम उनके सौंदर्य को, रूप को देखना चाहते हैं। और इस तरह तुम जो है अपने महलों के अंदर एक दर्पण का मतलब होता है बच्चों कांच में ही तुम ऐसा करना, दर्पण में ही रानी पद्मिनी को बस एक बार हमें प्रतिबिंब ही दिखा देना, हमें छाया दिखा देना बस उनकी, और हम उनकी छाया को देख के हम वापस दिल्ली लौट जाएंगे। हम चित्तौड़ वापस नहीं आएंगे, आपकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरों फरमान भिजवाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा फरमान भिजवाया था बच्चों, और ये फरमान कहाँ पहुँच गया? चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास पहुँचा था। यहाँ भी दरबार लगा हुआ था, यहाँ राजा रतन सिंह थे, राजा रतन सिंह के ये मंत्रीगण थे। अब मंत्रीगण वगैरह सब, राजा रतन सिंह ने इन मंत्रियों से एडवाइस लिया कि ऐसी जो विकट परिस्थितियाँ अपने चित्तौड़ के राज्य पर आ गई है, ऐसी विकट परिस्थितियों के लिए मंत्रियों से पूछा रतन सिंह ने। मंत्रियों ने कहा कि देखो भाई, दिल्ली को सम्राट अलाउद्दीन खिलजी मुसलमान की राजनीति है, मुसलमान बड़ा खतरनाक हुआ है, और अगर मुसलमान सीधा सीधा तरीका से अगर वो अपने से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखवो चाहवे और चित्तौड़ में की यात्रा करवो चाहे, चित्तौड़ का महल देखो चाहो, तो इनमें कोई दिक्कत को नहीं।
और अब प्रतिबिंबित तो दिखाना है, तो हम रानी पद्मिनी को प्रतिबिंब देखने के बाद ऑटोमेटिक रतन अलाउद्दीन खिलजी अटो वापस चले जाए और वापस कभी आए लोग होनी मंत्रियां की सबकी बात रतन सिंह के दिमाग में बैठ जावे और रतन सिंह कहेगी हाँ ठीक रह लो कि इससे क्या होगा कि शत्रुता भी खत्म हो जाएगी और मित्रता बनी रहेगी अपने दिल्ली के सम्राट हूँ। अब ये तो बड़ी सोच रखी और इन्होंने फरमान भिजवाया कि जो फरमान इधर अलाउद्दीन खिलजी ने जो दूसरों फरमान भिजवाया तो इस फरमान ने राजा रतन सिंह पता नहीं की हिसाब से स्वीकार कर लिया। इसको क्या कर लिया बच्चों, एक्सेप्ट कर लिया। इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है राजा रतन सिंह के द्वारा। इसको जब एक्सेप्ट कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी के दिल में बड़ा बड़ा लड्डू फूट रहा है कि अब तो रानी पद्मिनी को प्रतिबिंब ही मैं अपन देखा ला। तो ये 2 फरमान हो गया। अब यहाँ क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है बच्चों। अब मैं इसका जो आगे की जो कहानी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करें तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप जो है रानी पद्मिनी का इतिहास पढ़ रहे हो, अभी केवल ये कहानी अधूरी है, पूरी नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 3रा चरण, उसमें हम इस कहानी को आगे फिर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच सभी बच्चों को।